गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 10 भारतीय संस्कृति का शेष भाग आज आपका लेसन पूरा हो जाएगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है कि भारत की जो संस्कृति है वो भले ही देखने में अलग अलग प्रकार की प्रतीत हो, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, रहने का तरीका, रीति रिवाज, धर्म, संप्रदाय अलग अलग दिखाई देते हों, लेकिन सबके अंदर वही सत्य की भावना है, वही अमृत तत्व को प्राप्त करने की इच्छा है, आत्मानंद को प्राप्त करने की इच्छा है। सभी के अंदर एक ही प्रकार के संवेग प्रवाहित होते हैं, सभी के अंदर दया, करुणा, सत्यता का समावेश है। इसीलिए बाहरी रूप से भले ही अलग अलग व्यक्ति दिखाई दें, लेकिन अंदर से सभी एक हैं। इसी कारण से हमारे भारत को महान कहा जाता है। लेखक ने उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के पुष्प जब एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो एक फूल दूसरे फूल की सुंदरता को बढ़ाता है और अपनी खुशबू से पूरी माला को महका देता है। इसी प्रकार से हमारे भारत देश में भी अनेक प्रकार के धर्म, संप्रदाय और सबके नियम अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सब में सत्यता की भावना एक ही है। इसलिए सभी को मिलाकर अगर हम चलें तो जैसे एक माला महक करके सुंदरता देती है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के मनोभावों को जानते हुए, एक दूसरे को खुश करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। इसमें लेखक ने बताया है कि मनुष्य विचारशील होता है, बराबर कुछ न कुछ करते रहने की उसकी आदत होती है और आज वैज्ञानिक आविष्कार भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अतुलित शक्ति दे रहा है। आज प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के अधीन हो चुके हैं। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिक उपयोग भी अगर नैतिकता से उनका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी और कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग, वैज्ञानिक चमत्कारों का उपयोग हम दूसरों को दुख पहुंचाने में करेंगे या दूसरों के अंदर हीन भावना को जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ही पतन होगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। किस भावना को? कि हम जो भी कार्य करें दूसरों के हित को देखकर करें, दूसरे की भावनाओं को देखकर करें कि हमारे कार्य करने से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर इस भावना को करके सबका ध्यान रखकर अपने कर्म को करें तो निश्चित रूप से हमारे कार्य भी सफल होंगे और नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती। अगर हम इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ही स्वार्थ को देखकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मतभेद होगा, विद्रोह होगा और फिर ना तो हम प्रसन्न रह सकते हैं और ना ही हम दूसरों का भला कर सकते हैं। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। कौन सी चेतना? कि सबको ध्यान में रखकर कार्य को किया जाए। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके
उपयोग को नियंत्रित। अगर इस भावना से हम कार्य करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे और दूसरे लोग भी जब प्रसन्न होंगे तो सफलता और अधिक मात्रा में होगी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। भारत में जो श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वह ज्ञान दूसरे देश के लोग भी उसे समझें, जानें और उसको पढ़ कर के ज्ञानवान बने, गौरवान्वित हों। इसके लिए कई महापुरुष हमारे देश में आते हैं और उन्हें हमारे यहाँ के धार्मिक ग्रंथ इतने अच्छे लगते हैं, इतने महत्वपूर्ण लगते हैं कि वो अपनी भाषा में उनका अनुवाद करवाते हैं और फिर उसका मनन करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत, गीता, रामचरितमानस, रामायण आदि और कई प्रकार के उपनिषद आदि का भी अनुवाद हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं में हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं कि अपने ग्रंथों के महत्व को कैसे दूसरों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए लेखक ने बताया है कि इसके लिए दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें, कि जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका अनुवाद हर भाषा में हो, हर भाषा में वह पुस्तक छापी जाए। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य नहीं कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से ही समझ जाए। क्योंकि कोई भी लेख होता है, अगर अपनी मातृभाषा में लिखा जाता है तो हमें अधिक आनंदित करता है, हमें अधिक समझ में आता है और हम उसके महत्व को, उसकी विशेषताओं को पढ़कर मनन करके अपने जीवन में उतार पाते हैं। और वही लेख अगर हमें दूसरी भाषा में मिलता है तो हम उससे उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए लेखक का मानना है कि ऐसे संगलिपि की स्थापना होनी चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक हो, चाहे अपने देश की हो या दूसरे देशों की, उसे हर भाषा में छपवाया जाए, जिससे कि हर भाषा भाषी को उसके पढ़ने में आनंद प्राप्त हो और वह उससे लाभान्वित हो सके। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए कि इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। किसी भी देश का साहित्य पढ़कर, किसी भी देश की विधाओं को पढ़कर हम वहाँ की संस्कृति की जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी साहित्य को जब हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो वहाँ की संस्कृति के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, वहाँ की संस्कृति का ज्ञान हमें वहाँ की विशेष योग्यताएं जैसे गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि के माध्यम से देखने को मिल जाता है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको
इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो एक भवन में शाहजहाँ ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर फिरदौस पर रुए ज़मीनस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। इसका मतलब है यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया हो। इसमें भारतीय संस्कृति के माध्यम से लेखक ने इतना ही बताया है कि पुरुषार्थ करना तो मनुष्य का कर्तव्य है और पुरुषार्थ के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसीलिए पुरुषार्थ हम इस प्रकार से करें कि सबकी भलाई का ध्यान रखें और हमारे नैतिक मूल्य और अर्थव्यवस्था के नियम उसी उद्देश्य से बनाए जाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाएं कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो और हम किसी को कष्ट ना दें, अर्थात हमारी प्रवृत्ति अहिंसात्मक हो। हमें हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रीति रिवाज और वहाँ के बने हुए नियमों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी के धर्म, सभी के नियम एक ही होते हैं, भले ही उनके स्वरूप अलग अलग दिखाई दें। अगर हम अहिंसात्मक रूप से सत्य और सेवा के भाव को रख करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं। इसमें लास्ट पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों, उपयोग को नियंत्रित भी। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश में है इसमें, इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाएं। हम अपने पृथ्वी को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके लिए लेखक ने बताया है कि हम जो भी पुरुषार्थ करें सभी को ध्यान में रखकर करें, सभी के हित को ध्यान में रखकर करें, स्वार्थपूर्वक कोई भी कार्य ना करें। और इसके लिए हमें अपने अंदर एवं सभी के अंदर इस भावना को जागृत करना है। अगर हम अहिंसात्मक और त्याग की भावना को अंदर रख करके अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्य सफल होंगे और दूसरे भी हमारे कार्य से प्रोत्साहित होंगे और कुछ शिक्षा लेंगे, वो भी कार्य इस प्रकार से करेंगे और हमारा भारत स्वर्ग के समान दिखाई देगा। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं, और जो भी गलत कार्य करता है उस पर हम नियंत्रण रखें, अंकुश रखें और उसे समझाएं कि आपको भी बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के कार्य को करना चाहिए। आज विज्ञान मनुष्यों को क्या दे रहा है? वैज्ञानिक, आज के युग में मनुष्य ने ऐसी वैज्ञानिक उन्नति कर ली है कि प्रकृति के हर तत्व मनुष्य के अधीन हो गया है। विज्ञान ने मनुष्य को अतुलित शक्ति प्रदान की है और बराबर वैज्ञानिक आविष्कार होते चले जा रहे हैं। विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग अगर सभी के हित को ध्यान में रखकर किया जाए
तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा और हमारा देश दिन पर दिन उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक शक्तियों का भी उपयोग हमें कायदे से, नियम पूर्वक और सबको ध्यान में रखकर करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, आपको जितने भी गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर बताए हैं, उन सभी प्रश्नोत्तर को आपको फेयर कॉपी पर लिखना है और उन्हें याद भी करके चलना है, क्योंकि सिर्फ लिखना नहीं है, साथ में याद भी करते रहिए, जिससे कि परीक्षा में एक साथ बहुत सारा याद न करना पड़े, जिससे आपको परेशानी हो। आज आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर पूरा हो गया और इसका जीवन परिचय भी मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ, जो आपको फेयर कॉपी पर 3 कॉपी जो बनवाई थी। सबसे पहली कॉपी में आपको गद्य, पद्य और संस्कृत के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर लिखनी है। पद्य में सिर्फ अर्थ लिखना है हाई स्कूल में, और गद्यांश के प्रश्नोत्तर लिखने हैं, और संस्कृत में अर्थ तथा प्रश्नोत्तर दोनों लिखने हैं। तो इस प्रकार से एक कॉपी के 3 भाग करके आपको तीनों को इस प्रकार से लिखना है। दूसरी कॉपी में आपको जीवनी लिखनी है और 3 भाग उसके भी करने हैं दूसरी कॉपी के, जिसमें पहले भाग में गद्य के जीवन परिचय, दूसरे भाग में पद्य खंड के जीवन परिचय। जैसे पहले में गद्य में आपको उसका लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नहीं लिखना है। तो आपको हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भेजा था, वो आपने लिख लिया होगा। जयशंकर प्रसाद का भेजा था, वो भी लिख लिया होगा। आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय भेज रही हूँ, तो आप वो लिख लेना। इसके बाद पद्यांश में आपने सूरदास का जीवन परिचय लिखा होगा, तुलसीदास का लिखा होगा और रसखान का। तो इस प्रकार, और बिहारी लाल जी अगर हमने नहीं भेजे होंगे तो मैं भेज दूँगी। तो पद्य में आपको 4 जीवन परिचय लिखना है और गद्य में 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संस्कृत खंड में आपको जीवन परिचय नहीं लिखने हैं, उसमें सिर्फ अर्थ वाली कॉपी में अर्थ लिखने हैं। अब इसके तीसरे भाग में आपको तुमुल खंड काव्य लिखना है। तुमुल खंड काव्य इसके बाद कल से मैं आपको बताऊंगी और लिखकर भी भेजूंगी, जो आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। तीसरी कॉपी में गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, और इसके बाद मैंने आपको जो व्याकरण पढ़ाई है, व्याकरण के अंतर्गत आपने अभी रस पढ़े हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व में रस पढ़े, तथा व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, इसमें आपने जो पढ़ लिए हैं और मैंने आपको लिखकर भी भेजे थे, वो आपको फेयर कॉपी पर लिखकर रखना है। तो ये हो गई आपकी कॉपी का विवरण। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसी के अनुसार, मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, फिर भी आप बराबर प्रश्न करते हैं कि कितनी कॉपी बनानी है, किस कॉपी में क्या लिखना है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और उसी के अनुसार आप कॉपी बनाएं। इसी प्रकार की कॉपी मैंने 9th में भी बनवाई थी, बस 9th में एकांकी था और इसमें तुमुल खंड काव्य है, इतना चेंज हुआ है। तो आपको मैंने कहा था कि व्याकरण की कॉपी जो आपने कॉपी बनाई है, वो वही कॉपी हाई स्कूल में भी चलेगी। अगर आपको न्यू बनानी है तो आप न्यू भी बना सकती हैं, और अगर उसी में पेज आपके एक्स्ट्रा बचे हुए हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।